पंचायत भवन में ग्राम सभा हो रहा है जमीन के सर्वे के लेकर के। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात को जान रहे हैं कि सर्वे होने वाला है। और जानकारी देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं कानूनगो सर, जो जमीन संबंधित हम सब लोगों को जमीन जो सर्वे होने वाला है उसमें क्या क्या पेपर लगेगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में विस्तार रूप से यही बताएंगे। फिर बाद में हम सब लोग हैं, प्रत्येक परिवार के साथ यह समस्या है जमीन का, पेराबारी से हम सब लोग एक एक खड़ा होकर के पूछ लेंगे कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, ताकि तर्क वितर्क हो जाए। बहुत सारा पेपर तैयार करना होगा हम सबों को। तो हम सीधे कानूनगो सर से अनुरोध करते हैं कि आप इस पंचायत में आए हैं और सीधे आप वार्ता कीजिए हमारे सभी लोगों से। आज की इस आम सभा में आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो आम सभा रखी गई है ये सर्वे संबंधित आम सभा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके अंचल में जो बोखरा अंचल है यहाँ पे सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हर एक राजेश ग्राम में आम रैयतों को, आम किसानों को इसकी जानकारी देने हेतु, सूचना देने हेतु आम सभा रखा जाता है। और आम सभा में सर्वे की जो विभिन्न प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप लोग इस प्रक्रिया को समझ लें और समझने के साथ साथ अपना काम आसानी के साथ करवा लें। जैसा कि आपको पता है कि सर्वे का काम जो होता है ये लगभग 60 साल बाद होता है। जैसे पहला सर्वे जो बिहार में हुआ था वो 1900 के दशक में हुआ था। 1900 के दशक में यहाँ पे सर्वे हुआ था और जिसका फाइनल खतियान 1901 से लेके 1917 तक बना था। हर जिला में अलग अलग समय पे खतियान बन के तैयार हुआ था। उसके उपरांत आज़ादी के बाद बिहार में एक नया सर्वे फिर से किया गया जिसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं। और जिस रिविजनल सर्वे के आधार पर अभी आप लोग अपना दखल कब्जा किए होंगे, जो भी पेपर आप लोगों का है वो रिविजनल सर्वे के आधार पे ही बना हुआ है, जो 1960 के दशक में हुआ था और 1967 में उसका फाइनल खतियान प्रकाशित हुआ था। आपके जिला का जो खतियान बना हुआ है रिविजनल सर्वे का वो 1967 का बना हुआ है। 1967 के बाद बहुत सारी जमीन खरीद बिक्री हुई, बहुत सारे लोगों का जमीन आदान प्रदान हुआ। जो खतियानी रैयत हैं, खतियान में जिनका नाम है उनकी मृत्यु हो चुकी है और आज भी आप देखेंगे उन्हीं के नाम पे जमाबंदी भी कायम है, उन्हीं के नाम पे खतियान दर्ज है। तो सरकार एक प्रोविजन लाई कि जो पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, लैंड रिकॉर्ड जो भी पुराना है, इसको हम नए सिरे से अपडेट कर दें और अपडेट करके जो अभी जीवित रैयत हैं, जो जीवित किसान हैं, जो जमीन को जोत कोर कर रहे हैं, उनके नाम पर वो जमीन कर दी जाए, ताकि जो भूमि विवाद है, एक कॉमन डेटा ये है कि किसी भी जगह पर जो विवाद उत्पन्न होता है या जो केस मुकदमा उत्पन्न होता है उसमें 70% केस ऐसा रहता है जिसका जड़ कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जमीन संबंधित विवाद इतना है कि वही विवाद आगे बढ़ के बहुत भयंकर विवाद में बदल जाता है। तो सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई कि अगर हम बिहार में फिर से नया सर्वे कर दें, नया खतियान बना दें, नए लोगों के नाम पर उसका खतियान दर्ज कर दें, तो जो विवाद है, जमीनी विवाद है या सामाजिक विवाद है, उसमें 70% तक की कमी आ जाएगी। और डेटा अपडेट होने की वजह से सारे लोग अपने अपने जमीन पर सही से दावा कर सकेंगे, सही से जोत कोर कर सकेंगे, किसी दूसरे का हक कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। जब आपके पास पेपर रहेगा, जब आपके पास उस जमीन का प्रूफ रहेगा, तो फिर आपका हक कोई नहीं मार सकता है। अभी आप लोग जाते होंगे अंचल में दाखिल खारिज करवाने के लिए, तो 100 तरह का पेपर आपसे मांगा जाता होगा कि दाखिल खारिज करने के लिए ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। और दाखिल खारिज होने के उपरांत भी आपके नाम पर बस जमाबंदी कायम होती है। नक्शा जो है वो आज भी यथावत है, जो 1960 में नक्शा बना था, 1960 के सर्वे में नक्शा बना था, उसी नक्शा से आज भी आप लोग नापी करवाते होंगे और उसी नक्शा के हिसाब से सारा सरकारी काम होता है। लेकिन ये जब सर्वे हो जाएगा तो सर्वे होने के उपरांत नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। जो आप लोग अभी आपसी बंटवारा किए हुए हैं, जो आप लोग अपना बंटवारा करके जोत कोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। तो ये सर्वे जो है, इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण दिया गया है। अभी जो सर्वे होने जा रहा है इसका नाम है स्पेशल सर्वे, या हिंदी में उसको बोलेंगे विशेष सर्वे। इस सर्वे में टोटल 22 प्रक्रिया है।
22 तरह का फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इस सर्वे में किया जाता है। 22 प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक नया खतियान बनेगा और खतियान हर एक रैयत को उनके बीच में वितरण करके दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सरकारी योजना जब शुरू होती है तो शुरू होने के लिए सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से उसका एक सूचना प्रकाशित किया जाता है कि आपके गांव में, आपके जिला में, आपके अंचल में ये सरकारी योजना शुरू की जा रही है। वैसे ही जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो एक नोटिस निकलती है, जिस नोटिस को उद्घोषणा बोलते हैं हम लोग। उद्घोषणा में ये जिक्र है कि आपके अंचल के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम है, इसमें आज से सर्वे का काम आरम्भ किया जा रहा है। सर्वे के काम में आप लोग अपना अपना जो भी दस्तावेज है वो अपना उपलब्ध करा के रखे रहे, ताकि जब सर्वे आपके पास आए तो आप उनको वो अपना पेपर दिखाकर अपना काम करवा सके। अगर आपका वगैरह है तो उसका सीमांकन कर लें। बहुत सारे लोगों का आरी वगैरह टूटा फूटा रहता है या फिर वैसा कोई सीमांकन नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि आपका जमीन कहाँ से कहाँ तक है। तो वैसे लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने खेत का मेहर और सीमांकन सही से कर लें, ताकि जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया है, आगे सीमांकन के हिसाब से हो सके। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करवा लें, कहीं ना कहीं से उस पेपर को निकाल लें, ताकि सर्वे का जब भी काम होगा तो अपना अपना पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारा सूचना आम रैयतों को दिया जाता है, जिसकी सूचना की प्रति आपके जनप्रतिनिधि को उपलब्ध कराई। और आपके मुखिया जी बहुत ही काबिले तारीफ हैं कि अभी तक मैंने बुखरा अंचल में जहां जहां आम सभा किया है, सबसे अच्छा व्यवस्था मुझे यहाँ पे लगा है। इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा प्रचार करने का तरीका अभी तक किसी राजस्व ग्राम में मैंने नहीं देखा था। कल मुझे वीडियो भेजे थे आपके मुखिया जी, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप लोगों ने चुना है, वो काफी एक्टिव हैं आप लोगों को लेकर, यानी अपने जन को लेकर काफी एक्टिव हैं। ये जो सर्वे का काम हो रहा है इसमें पूर्ण भागीदारी देकर आम जनता के लिए वो खड़े हैं और खड़े होके सारे लोगों का काम कराने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनप्रतिनिधि आपके लिए तैयार हैं तो आप उनका सहयोग कीजिए और सहयोग करके अपना अपना काम, जो नया खतियान बनने का काम है, वो करवा लीजिए। तो अभी हम विस्तृत रूप से आप लोगों को एक एक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि सर्वे की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, और उसमें आप लोगों का क्या क्या दायित्व है और हम लोगों का यानी कि सर्वे ऑफिस का क्या क्या काम है, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग सारे लोग इस चीज को गौर से सुनिए। जो लोग उपस्थित हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो उपस्थित यहाँ पे नहीं हो पाए हैं तो उन आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि जब अपने समाज में जाएंगे, 10 लोगों से आप मिलेंगे, तो उनको इस बारे में बताइएगा कि आज सर्वे के बारे में आम सभा रखा गया था, सर्वे कार्य के प्रति आम सभा रखा गया था, उसमें ये सारी बात बताई गई है। तो आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें और तैयारी करो के जो भी पेपर आपसे मांगा जाएगा उसके अनुसार अपना सर्वे का काम करवा लें। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि सर्वे में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो आम सूचना की होती है, जो आप लोगों को मिल चुकी है और आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं आम सभा के लिए, ताकि जानकारी आपको हासिल हो सके। इसके बाद की प्रक्रिया जो रैयत का दायित्व है, जो आम किसान का दायित्व है, उसमें यह है कि एक 3 पेज का आप लोगों को अभी फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। आपके गांव में जेरोक्स की दुकान होगी, वहां पे हम उपलब्ध करवा देंगे। सभी लोग उसका एक एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा। वो 3 पेज के फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, अपने जमीन का सारा ब्यौरा उसमें डालना है, और डालने के बाद जो भी आपके पास उस जमीन का प्रूफ होगा, जो प्रमाण होगा, उसकी फोटोकॉपी उसमें लगाइएगा। आधार कार्ड सभी लोगों के पास होगा, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाइएगा और उसको मेरे शिविर कार्यालय यानी कि जो सर्वे ऑफिस है वो आपको अंचल, जो आपका प्रखंड है बुखरा प्रखंड, वहाँ पर सर्वे ऑफिस बनी है, वहाँ पे लाके आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। वो एक तरह का प्रूफ है कि आप जो जमीन धारित करते हैं या जो जमीन आपके पास है, चाहे वो खतियानी जमीन हो या आपका पर्सनल केवाला कराया हुआ जमीन हो या आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला कराया हुआ जमीन हो, वो सारे जमीन का ब्यौरा आप जो उपलब्ध करवाएंगे और उसी के अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया, सर्वेक्षण की प्रक्रिया चलेगी। वो 3 पेज का फॉर्म जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि भरना कैसे है। उसमें देखिए 2 तरह का फॉर्म आता है, 3 पेज का फॉर्म है और उसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक कहलाता है फॉर्म 2, जिसको हम लोग पद 2 बोलते हैं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 बोलते हैं, और एक है फॉर्म 3-1 जिसको प्रपत्र 3-1 बोलते हैं। ये 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को लेना है। उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है
उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजेश ग्राम का नाम। ये देख लिए, ये फॉर्म है जो फॉर्म 2 कहलाता है। इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म 2 कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर में नाम लिखा रहता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम का मतलब कि जिस राजेश ग्राम में, जिस गांव में आपकी जमीन है उस गांव का नाम लिखना है। जैसे आपका भौर एक राजेश ग्राम है तो भौर राजेश ग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको भौर लिखना है। वाजिदपुर गुरहल अगर राजेश ग्राम है तो वाजिदपुर गुरहल लिखना है। इसी तरह जो भी आपका राजेश ग्राम है वो राजेश ग्राम का नाम यहाँ पे लिखाएगा पहला कॉलम में। ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे राजेश ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद है थाना नंबर। हर एक राजेश ग्राम का एक थाना नंबर होता है जो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। उस राजेश ग्राम का थाना नंबर लिखना है। तीसरा ऑप्शन है हल्का नंबर। हल्का नंबर आप लोगों को छोड़ देना है, ये पहले यूज होता था जब जमाबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता था। इस बार हल्का नंबर का कोई मतलब नहीं है तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा कॉलम है पुलिस थाना। आपका थाना कहाँ है? जो पुलिस थाना होता है वो थाना कहाँ है? वो बोखरा है आप लोगों का, बोखरा लिख दीजिएगा। अंचल बोखरा है तो वहाँ पे भी बोखरा लिख दीजिएगा, और जिला आपका सीतामढ़ी है तो वहाँ पे सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। उसके नीचे कॉलम बना हुआ है, टोटल 11 कॉलम है, और उस कॉलम में पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं हम उस आदमी को जो किसान उस जमीन को जोत रहा हो। जो जमीन वो जोतता है उस आदमी को हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में, जो हाल में उस जमीन को जोत रहा है, आबाद कर रहा है, उस आदमी का नाम वहाँ पे लिखाएगा। इसमें 2 केस बनता है। पहला ये केस कि किसी एक आदमी की वो जमीन होगी, किसी एक आदमी की जमीन होगी तो वहाँ पे एक आदमी का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर वही जमीन खतियानी जमीन है आप लोगों की, या आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है, तो सारे भाई के द्वारा मिलके उसको जोतकोड़ किया जा रहा है, तो जितने भाई के द्वारा जोतकोड़ किया जाएगा वो सारे भाई का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। अगर एक आदमी जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, और अगर 2-4 भाई मिलके उसको जोतकोड़ रहे हैं तो 2-4 भाई सबका नाम दर्ज होगा, और उसके नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। पहला कॉलम ये है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम और उनके पिता का नाम। तो एक आदमी अगर उसको जोत आबाद कर रहा है तो एक आदमी का नाम लिखिए। अगर अलग से हिस्सेदारी आपको मिली हुई है तो एक आदमी का नाम लिखिए। और अगर 4 भाई, 3 भाई, 5 भाई जो भी हैं वो सारे मिलके उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वहाँ पे दर्ज होगा, और सबसे नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब होता है कि जहाँ आप घर बनाकर रह रहे हो, जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहते हो। ऐसा भी केस बनता है कि आपकी जमीन हो सकता है 2 से 3 गांव में हो, एक गांव में भी है, दूसरे गांव में भी है, तीसरे गांव में भी है, लेकिन आपका जो अस्थाई पता होगा, जो घर होगा, वो हमेशा एक जगह पर होगा। तो अस्थाई पता आप सेम लिखिएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन 2 गांव में है तो आपको इस तरह का 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। हर गाँव के लिए अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे वाजिदपुर गुरहल है तो गुरहल के लिए अलग फॉर्म भरिएगा, भौर है तो भौर के लिए अलग फॉर्म भरिएगा। तीसरा कॉलम है खाता नंबर। खाता नंबर हर एक जमीन का एक खाता नंबर होता है जो आपके पेपर पे लिखा रहेगा, वहां से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिखिएगा। चौथा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब खेत का नंबर, ये भी आपके पेपर पे दिया हुआ रहेगा और उसको भी देख के आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। 5वां कॉलम है रकबा। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में डालना है। रकबा का मतलब होता है एरिया, कितना जमीन है आपके पास कुल, वो चीज यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग के पेपर पे कट्ठा में जमीन लिखा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो कट्ठा में लिखते हैं, तो वो कट्ठा आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। तो कट्ठा में आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जो भी लिखिएगा आप लोग वो डिसमिल में लिखिएगा, ठीक है। वो आपके पेपर पे लिखा ही रहता है, बहुत सारे पेपर पे कट्ठा और डिसमिल 2 लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिखना है या एकड़ में लिखना है। अगर जमीन आपकी एकड़ में पूर्ति है तो एकड़ में लिखिए, और अगर डिसमिल में पूर्ति है तो डिसमिल में लिखिए। उसका अगला कॉलम है चौहद्दी। चौहद्दी में एक चीज ध्यान ये रखना है कि चौहद्दी जो होती है वो आपके पेपर पे कुछ और होगी और वर्तमान चौहद्दीदार आपके कोई और होंगे। जैसे आप आज से 10 साल पहले केवाला लेते हैं और 10 साल पहले वाले केवाला पे जो चौहद्दीदार का नाम है वो चौहद्दीदार हो सकता है वर्तमान में बदल गया होगा। जो आपके बगल में जिनकी जमीन थी वो भी उस जमीन को खरीद बिक्री कर लिए किसी और के हाथ, तो वो चौहद्दीदार आपके बदल गए होंगे। तो जो पेपर पे चौहद्दीदार हैं उनके नाम से उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपके
जो वर्तमान चौहद्दीदार हैं, अभी आप अपने खेत पे चले जाइए और खेत के चारों तरफ देख लीजिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये चारों तरफ आप देख लीजिए कि किसकी जमीन है। तो जो वर्तमान में उसको जोत आबाद कर रहा है, जिसके दखल कब्जे में वो वर्तमान में है, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पे चौहद्दी में दर्ज करना है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी यहाँ पे दर्ज होगी। 7वां कॉलम है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब हो गया कि जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से भी आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं वो किस्म जमीन हो जाएगी। जैसे अगर किसी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो घरारी की जमीन कहलाती है। तो अगर घर वाली जमीन है तो किस्म जमीन में घरारी लिखाएगा। खेती करते हैं किसी जमीन में, कोई फसल उपजाते हैं तो वो कृषि वाली जमीन कहलाती है, जिसको कृषित बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए कृषित जमीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन में तालाब वगैरह खुदवाए होंगे मछली पालन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पोखर वगैरह बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं तो वहाँ पे तालाब या पोखर लिख दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन पे आम का बगान, लीची का बगान, इस तरह का गाछी वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई गाछी है तो वहाँ पे गाछी या बागीचा लिख सकते हैं। तो ये उपयोग किस तरह से आप जमीन कर रहे हैं वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पे किस्म जमीन दर्ज करना है। तो जैसा आपके पास जमीन है, जिस जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वैसा आप किस्म जमीन में दर्ज करेंगे। 8वां कॉलम है लगान। लगान का मतलब हुआ कि जो आप सरकार को टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन का, जो लगान देते हैं सरकार को, वो लगान कितना आपका लगता है सालाना, वो लगान यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी दाखिल खाई नहीं हुआ होगा या उनके नाम से रसीद नहीं कटता होगा, तो वैसे लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। कॉलम नंबर 8 और 9 जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। 8 में आपका लगान है और 9 में है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या भी तभी आएगी जब आपका दाखिल खारिज आपके नाम से होगा। तो अगर जमाबंदी संख्या आपको उपलब्ध है, आपके पास है, तो वहाँ पे लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। 10वां कॉलम में भूमि पे दावा का आधार। ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी जमीन के लिए कि आप जो जमीन पे कब्जा दिखा रहे हैं, जो जमीन का ब्यौरा यहाँ पे आप भर रहे हैं, उस जमीन पे दावा का आधार क्या है, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि वो जमीन आपकी है। तो दावा के आधार में 3-4 तरह का पेपर आता है, जिस पेपर के आधार पे आप दावा कर सकते हैं किसी जमीन पे। सबसे पहला जो आधार होता है, जो महत्वपूर्ण आधार है किसी जमीन का, वो है खतियान। यानी कि जो 1960 के दशक में आप लोगों का गांव का खतियान बना हुआ है, वो खतियान के बेस पे कोई भी जमीन पे दावा करता है। खतियान में अगर आपके पूर्वज का नाम है और आप उनके वंशज हैं, यानी कि आप उनके खानदान के लोग हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके बेटा या पोता हैं। ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जमीन प्राप्त होगी। और ये प्रूफ करने का तरीका है वंशावली। सब लोग सुने होंगे वंशावली का नाम। तो वैसी जमीन जो खतियानी हो और खतियानी रैयत की मृत्यु हो गई हो, या केवाला भी हो और केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में आप लोगों को वंशावली बनाना पड़ेगा। और वंशावली बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता है। अब वंशावली जो बनता है वो पंचायत सचिव स्तर से बनता है। पंचायत सचिव स्तर से, पंचायत सचिव और आपके गांव के जो सरपंच महोदय हैं, इनका साइन उस पे होगा। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होता है। वंशावली के लिए एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे कि आम प्रचलन ऐसा है वंशावली में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में लोग सिर्फ बेटा का नाम दर्शाते हैं, बेटी का नाम कहीं पे दर्ज नहीं करते हैं। ये चीज आम प्रचलन में है। तो वंशावली में आपको हर हाल में अपनी बहन, बेटी, फुआ, जो भी आपके खानदान में, सबका नाम दर्शाना है, किसी का नाम आप छोड़ नहीं सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि वंशावली में अगर नाम दिखा देंगे तो फिर हिस्सेदारी हो जाएगी बहन और बेटी की, जो कि वर्तमान में उसको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, लेकिन खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा वंशावली में दिखाने से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वंशावली आप बनाएंगे तो उसमें हर हाल में नाम दर्ज कराइए, और अगर उनको हिस्सा आप नहीं दिए हैं या वो हिस्सा नहीं लिए हैं तो फिर आप उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने से फायदा ये होगा कि भविष्य में कभी भी वो उस जमीन पे दावा नहीं कर सकेंगे। अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि आप अपने नाम से वो सर्वे करवा लीजिए, नया खतियान अपने नाम से बनवा लीजिए। ये सर्वे के प्रक्रम में कभी भी अगर आपकी बहन या बहन की संतान या बुआ की संतान या बेटी की संतान अगर ये दावा कर देती है कि ये जमीन पूर्वजों की जमीन है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और वो दावा सही पाया जाता है प्रमाण के हिसाब से,
तो फिर आपको उनको ऐसे भी जमीन देना पड़ेगा। अगर इस सर्वे का नया खतियान बन जाता है, खतियान बनने के उपरांत अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी हैं आपके खानदान में, ये कोर्ट चली जाती है कि मेरा हिस्सा इसमें से ये लोग मिलके फर्जी काम करके गायब कर दिए हैं और सारी जमीन अपने नाम पे चढ़वा लिए हैं, तो आपके ऊपर सत्यापन के बाद आपके ऊपर 420 का केस भी हो सकता है, क्योंकि आप जो वंशावली प्रस्तुत किए हैं उसमें अपने वंशज का नाम छिपा लिए हैं। आपके जो वंशज हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, जो भी हैं, उनका नाम आप छिपा लिए हैं। तो नाम छिपाने से सरकारी काम करवा कर आप बच नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पकड़ाइएगा, और जब पकड़ाइएगा सरकारी कार्य में तो फिर आपके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस होगा कि फर्जी काम आपने करवाया है। जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आंख में धूल झोंक के आपने काम करवाया है, तो वो आपके ऊपर पड़ेगा कि आप प्रस्तुत किए जो वंशावली वो गलत प्रस्तुत किए। तो इसलिए सारे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जब भी आप लोग वंशावली बनाइए, पूर्वजों की जमीन है आपके पास और वंशावली बनाते हैं, तो वंशावली में अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी है आपके खानदान में, सब लोगों का नाम दर्ज कीजिए और उन लोगों से एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनता है, उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति या बाबा की संपत्ति जो भी है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा भाइयों को देना चाहते हैं, भविष्य में भी हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह के एक एफिडेविट बनता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनेगा, और वो एफिडेविट अगर आप उस पेपर के साथ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी है उस खानदान में, उनका नाम वहां से हट जाएगा, उस खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग वंशावली में नाम दर्शाइए, और वंशावली में नाम दर्शाने के उपरांत अगर उनको हिस्सा नहीं मिला है या नहीं ली है तो उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए जाकर, और एनओसी यहाँ पर सर्वे ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। उस एनओसी के आधार पर आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी हैं, उनका नाम वहां से खतियान से हट जाएगा। वो सिर्फ आप लोगों के नाम पर, जो भाई लोग हैं या जो भतीजे लोग हैं, इन लोगों के नाम पर दर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वंशावली के केस में ये चीज एकदम याद रखिएगा कि वंशावली जो अब बनती है, वो पहले क्या होता था कि सरपंच साहब अपने लेटर पैड पे वंशावली बना के दे देते थे, उसकी 100% वैल्यू होती थी। आम प्रचलन यही था कि गांव के जो सरपंच साहब होते थे वो वंशावली बनाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये देखा गया कि बंटवारा का जो मामला आता है, केस हो, मुकदमा हो, या पंचायत स्तर पे जो पंचायती होती है कचहरी में, तो इसमें जो भी बंटवारा का मामला आ रहा है, इसमें इस तरह का मामला ज्यादा आने लगा कि वंशावली से आप किसी न किसी का नाम गायब कर दिए। वंशावली में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई गांव में रहते हैं, एक भाई बाहर रह रहा है, और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से बाहर रह रहा है, तो आप क्या करेंगे? फर्जीवाड़ा में उस भाई का नाम वहां से गायब कर देंगे, वंशावली में सिर्फ 3 भाई का नाम दिखाएंगे। तो इस तरह का मामला बहुत ज्यादा होने लगा जब, तो सरकार की तरफ से ये चीज आया कि अगर कोई एक अधिकारी या एक जनप्रतिनिधि किसी प्रमाण को बनाता है आपको, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है। किसी एक आदमी को आप अपने ट्रस्ट में लेकर गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम की प्रमाणिकता को जांच करने के लिए एक से ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी को दे दिया जाए, तो हर एक आदमी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हर एक आदमी को अपने ट्रस्ट में नहीं ले सकते हैं। तो आपका जो गलत करने का मंशा है वो कभी सफल नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से ये प्रोविजन लाया गया कि वंशावली जो अब बनेगी, उस वंशावली में प्रमाणित करने के लिए हम 3 से 4 लोगों को जोड़ दें। जो सरपंच साहब निर्गत करते थे, उससे पहले उसको प्रमाणित करने के लिए 3 से 4 लोगों को और जोड़ दें, ताकि इसका सत्यापन अच्छे से हो सके और जो गलत हो रहा है समाज में, इस गलत को रोक सके। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली बनता है उसमें 3 पेज का एक फॉर्म आता है, और उस वंशावली में आपके ही गांव के लोगों का, कई जनप्रतिनिधि का साइन होता है, जिसमें आपके वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य का साइन होगा उस वंशावली पे। आपके जो आपके जो पंचायत के मुखिया होंगे, वो मुखिया जी का साइन होगा। गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका साइन होता है। आंगनवाड़ी सेविका जो होगी उनका साइन होगा। आपके पंचायत के जो पंचायत सचिव हो उनका साइन होगा, और आपके पंचायत के जो सरपंच होंगे उनका साइन होगा। यानी टोटल 6 लोगों का साइन उस पे होगा। 6 लोग जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपका वंशावली नहीं निर्गत होगा। तो ये चीज इसीलिए लाई गई कि अगर 6 लोगों का साइन होगा तो 6 लोगों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, गलत काम नहीं करवा सकते हैं, काम आपका एकदम सही होगा। और 6 लोग में कोई एक लोग भी ऐसे होंगे जो आपका पूरा प्रमाणित करेंगे, पूरा जांच करेंगे।
और जांच करने के उपरांत ही उस पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके जनप्रतिनिधि हो या फिर जो कर्मी हैं, अगर इनके द्वारा बिना जांच किए वो साइन कर दिया जाता है और उस पर कभी कोर्ट में क्लेम आता है, कभी भी क्लेम आता है, आपकी बहन बेटी बुआ का नाम अगर मान लिया वंशावली में आप छोड़ देते हैं और सारे लोग उसको पारित भी कर देते हैं, सारे लोग उसको प्रमाणित भी कर देते हैं, और बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो फिर आपके साथ साथ आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके साथ साथ आपके जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है, वो भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे जनप्रतिनिधि से भी मेरी ये अपील रहेगी कि जब भी वंशावली बनाने की बात आए तो आप अपने स्तर से, अपने समाज से उसकी जांच करवा लें और जांच करने के बाद ही उस पे अपना हस्ताक्षर दर्ज करें या वंशावली को निर्गत करें। किसी भी एक पक्ष का नाम भी उस पे नहीं छूटना चाहिए। मान लेते हैं कि खतियान में किसी का नाम है और उनके जितने भी वंशज हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए और दर्ज होने के उपरांत ही उसको निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा वंशावली वाले केस में। तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए। और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा। साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं तो फिर आप वंशावली, खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की जमीन होती है केवाला की जमीन। तो केवाला वाला जमीन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक, या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे जो आपके नाम पर केवाला हो, और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोत आबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी, वंशावली वहां पर जिस केवालाधारी के नाम पर जमीन है वहां से शुरू होगा, और खतियानी रैयत के लिए, खतियानी केस के लिए, खतियानी जमीन के लिए खतियान में जिनका नाम है वहां से वंशावली शुरू करना है। मान लिया आपके बाबा का नाम खतियान में है तो बाबा का नाम दर्ज होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके जो पिता होंगे और चचा होंगे उनका नाम दर्ज होगा, और अगर पिता और चचा की भी मृत्यु हो गई होगी तो फिर आप लोग सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा। वंशावली में जहाँ पे जीवित रैयत आ जाते हैं वहां पे वो क्लोज हो जाता है, उसके नीचे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। केवाला अगर आपके नाम से है तो सिर्फ उसमें आप अपना केवाला दीजिएगा और आधार कार्ड दीजिएगा, उसी के अनुसार आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों को जो गांव में भूमिहीन किसान होते हैं, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है, तो सरकारी जमीन उनको दी जाती है बसने के लिए। जो गैर मजरूआ खास की जमीन होती है वो जमीन दी जाती है बसने के लिए, और वो जमीन देने के लिए एक पर्चा का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपको कोई जमीन प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा आपके पास होगा, वो बंदोबस्ती पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा और अपना आधार कार्ड लगाइएगा। बंदोबस्ती पर्चा में भी सेम केस है कि अगर आपके नाम से निर्गत है बंदोबस्ती पर्चा तब तो आपको सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा देना है, और अगर आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है, जो आपके पूर्व पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, इन लोगों के नाम से निर्गत है, तो उसमें फिर आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले जमींदार, जिनके बहुत सारे जॉन मजदूर होते थे, जमींदार टाइप के आदमी हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जमीन की देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखते थे। तो वैसे लोग उन लोगों को बसने के लिए कुछ जमीन दे दिया करते थे कि इतनी जमीन ये तुम रख लो, इस पे अपना घर बनाकर रहना और मेरा जमीन का देख रेख करना है। तो अगर वैसे जमींदार यानी वैसे रैयत किसी दूसरे रैयत को अपनी जमीन में बसने के लिए दे दिए हो तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है जिसको वास्कित पर्चा बोलते हैं, और ये वास्कित पर्चा भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो अगर आपके नाम से वास्कित पर्चा निर्गत है तो आप वास्कित पर्चा का फोटोकॉपी वहां पर दर्ज कीजिएगा। सीलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। सीलिंग एक्ट आया था 1972 में बिहार सरकार की तरफ से, कि एक लिमिट सेट किया गया था जमीन का, कि जमीन कोई भी जमींदार, एक लिमिट सेट कर दिया गया कि एक इतने किस्म की जमीन आप इतने लिमिट में ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे घराड़ी की जमीन है तो घराड़ी की जमीन का एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर आपके पास रहेगी तो सरकार इसको आपसे ले लेगी। वैसे ही कृषि वाली जमीन को एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या रखिए, अपना जोत आबाद कीजिए,
अगर उस लिमिट के बाहर जमीन चली गई, उससे एक्सीड कर गई, बढ़ गई, तो सरकार वो जमीन खुद ले लेगा। वैसे ही हर तरह की जमीन को अलग अलग किस्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबका लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो सरकार वो जमीन लेकर जमींदार से आप ही के गांव के भूमिहीन किसानों के बीच में उसका वितरण किया था, जिसका पर्चा निर्गत हुआ और उस पर्चा को हम लोग बोलते हैं परवाना का पर्चा। तो अगर सीलिंग एक्ट के द्वारा आपको परवाना का पर्चा प्राप्त है तो फिर वहां पर आप लिखिएगा परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि और उसका फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूदान में जमीन मिली होगी, यानी कि दान वाली जमीन आपको उसका पर्चा मिला होगा। तो अगर भूदान का पर्चा आपके पास है तो भूदान का पर्चा आप इसमें लगाइएगा, अपना आधार कार्ड लगाइएगा और फिर कार्यालय में जमा कर दिएगा। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, जिसको रिमार्क्स का कॉलम बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम का मतलब ये होता है कि वैसी सारी जानकारी जो इस फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन देना आपको जरूरी है, वैसी जानकारी जो फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन आपको देना जरूरी है। वैसा केस तब बनता है जैसे किसी जमीन पर भूमि विवाद है, किसी जमीन पर भूमि विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उस केस का नंबर और उसका साल दर्ज कीजिएगा और वर्तमान स्थिति क्या है वो दर्ज कीजिएगा अभियुक्ति कॉलम में। दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहाँ पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहाँ पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है, बोखरा अंचल में सर्वे ऑफिस, वहाँ पे जमा करना है। फॉर्म एक ही होता है, फॉर्म अलग अलग नहीं होगा, फॉर्म हमेशा एक होगा। और जितने गांव में आपकी जमीन है, चाहे दूसरे पंचायत में हो या दूसरे गांव में है, हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्म देखिए, इसको बोलते हैं प्रपत्र 3-1। ये है फॉर्म 3-1, इसको भी आपको भरना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो है वो लिखा हुआ है अंचल का नाम और जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा, जिला आपका सीतामढ़ी, तो अंचल में बोखरा लिख दिए, जिला में आप सीतामढ़ी लिख दिए। उसके बाद नीचे में ये है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, इसमें 3 कॉलम बना हुआ है नीचे में। 3 कॉलम का मतलब है कि अगर आप लोग एक साथ जमीन जोत रहे हैं, 3 भाई मिलके जमीन जोत रहे हैं या 2 भाई मिलके जमीन जोत रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखाएगा। अगर 2 हैं तो दोनों का नाम लिखाएगा। अगर एक भाई उसको जमीन को जोत रहे हैं, आपको अकेले हिस्सा मिला हुआ है, तो वहाँ पे एक का नाम दर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले ऊपर में 3 कॉलम है, तो जितना भी कॉलम है उतने आप भर दीजिए। अगर एक आदमी उसको जोत रहे हैं तो एक आदमी का नाम, 2 आदमी जोत रहे हैं तो 2 आदमी का नाम, 3 आदमी उसको मिलकर जोत रहे हैं तो 3 आदमी का नाम वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। उसके नीचे आपका राजस्व ग्राम का नाम है, पुलिस थाना का नाम है, अंचल का नाम है, जिला का नाम है और आपकी जाति है। जाति लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि खतियान में आपकी जाति लिखी हुई होती है और उसी जाति के अनुसार जो आप अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, इसी खतियान के बेस पे बनता है। जो खतियान में जो जाति आपकी दर्ज रहेगी, आपके वंशज होने के नाते, आप उनके वंशज हैं तो आपकी भी सेम जाति होगी और उसी अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो जाति आप लोग कंपलसरी और सही दर्ज कीजिएगा अपना। जिस जाति से आप लोग ताल्लुक रखते हैं वो जाति यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नीचे है पिता का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, अंचल, जमाबंदी क्रमांक, खाता, खेसा, रकबा, चौहद्दी, ये सारा डिटेल आप जैसे पूर्व में बताया गया है वैसे ही यहाँ पर भी खाता, खेसा, रकबा, चौहद्दी भर दीजिएगा। नीचे आपका साइन है, वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। इसमें 2 पेज आता है, पहला पेज तो ये हो गया, दूसरा पेज इसका ये वाला है। सेम जैसे प्रपत्र 2 में आप भरे थे, सेम यहाँ पर भी यही डिटेल भरा जाएगा। पहला है रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम। अगर रैयत का मतलब हो गया कि अगर एक आदमी उसको जोत रहे हो, आप लोग बंटवारा करके एक आदमी को मिला हुआ हिस्सा, तो वहाँ पर उस आदमी का नाम लिखाएगा। पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखाएगा। स्थल का नाम, जो अस्थाई पता आपका है वो आपका स्थल का नाम हो जाएगा। अस्थाई पता जिस गांव में आपका घर होगा वो लिखिएगा। उसके बाद खाता नंबर है, खेसा नंबर है, रकबा है और चौहद्दी है। आपका जो खाता संख्या है, खेसरा संख्या है,
जो रकबा है और आपकी जो वर्तमान चौहद्दी है वो वहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद जामबंदी संख्या, जो जामबंदी संख्या आपको प्राप्त है, जिसके अनुसार आप रसीद कटवा रहे हैं, वो जामबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज होगा। उसके नीचे साइन है, साइन कर दीजिएगा। ये 2 तरह का फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म आप भर के शिविर कार्यालय में जमा कीजिएगा। अब आप लोग एक बात सुन लीजिए कि इसके साथ साथ कौन सा दस्तावेज लगाना है, कौन कौन सा पेपर लगाना है जो आपको इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहला होता है खतियान। सबसे पहला जो प्रूफ होता है वो खतियान होता है। तो खतियानी जमीन आपके पास है, अगर खतियानी जमीन आपके पास है और आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, तो खतियानी रैयत अगर आप के पूर्वज थे तो आप उसमें खतियान का फोटोकॉपी और उसके साथ वंशावली का फोटोकॉपी लगाइएगा। अगर आपका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा नामा लगाइएगा, और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर वो यथावत आपके नाम से, जो आपके पटीदार लोग होंगे, सबके नाम से सम्मिलित खतियान बन जाएगा। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जामबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जोत आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जामबंदी जो कायम होती है, वहाँ पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है, तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जामबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहे। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं, और बंटवारा के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे, और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। इस सर्वे में ये प्रावधान आप लोगों को दिया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसपे सभी पक्ष की सहमति होनी चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई सहमत होने चाहिए और चारों भाई का उस पे साइन होना चाहिए। सहमति का मतलब साइन होना चाहिए। अगर साइन किया हुआ है, सहमति दिया हुआ है, तो फिर हम आप लोगों का अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी आपका दर्ज कर देंगे। तो आप लोगों को बताया गया कि अगर बंटवारा आप लोगों को करना है वर्तमान में, तो जो बंटवारा आप लोग मौखिक आधार पे किए हों, जो बंटवारा ऐसे ही समाज में बैठ के कर लिए होंगे कि फलाना कोला पे आप जोत लीजिए, फलाना कोला हमको दे दी, इस तरह का मौखिक बंटवारा होता है गांव में। तो अगर मौखिक बंटवारा कोई भी है आपका, तो उस मौखिक बंटवारा को पेपर पे उतार लीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर पे उस बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, सभी पक्ष का साइन लीजिए उस पे। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनकी उपस्थिति में बंटवारा किया जाएगा, उस जनप्रतिनिधि का साइन ले लीजिए, जिसमें आपके सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, पंच होंगे, या फिर आपके जो समाज के प्रशिक्षित लोग होते हैं उनका नाम या उनकी गवाही वहां पर दर्ज होगी, उनका साइन वहां पर दर्ज रहेगा। तो इन लोगों के साइन के बाद अगर सभी पक्ष सहमत हैं तो उसके आधार पर हम आपका नया अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी बना देंगे। ठीक है। दूसरा केस आता है कि आपके पास केवाला की जमीन है, केवाला वाली जमीन है। तो अगर केवाला वाली जमीन आपके पास है और केवाला आपके नाम से है, तो आपको केवाला का जेरॉक्स लगाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन वही केवाला अगर आपके पूर्वजों के नाम पर है जिनकी मृत्यु हो गई हो, जैसे आपके पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, आपको अपना वंशावली का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। सेम स्थिति बनती है कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे केवाला था तो आपके भाइयों और बहनों के बीच में अगर उसका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा के अनुसार अलग अलग हिस्सा बन जाएगा, अलग अलग नक्शा बन जाएगा। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो सभी के नाम से सम्मिलित अकाउंट बन जाएगा, सम्मिलित खतियान बन जाएगा। एक ही खतियान चारों भाई, पांचों भाई, जितने भी भाई होंगे सबके नाम से बन जाएगा। तीसरा केस आता है कि आपके पास कोई पर्चा की जमीन है। जैसे पर्चा में आपको बताया गया कि सरकारी जमीन रहेगी तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है, रैयती जमीन रहती है तो वास्कित पर्चा निर्गत होता है, सीलिंग वाली जमीन है तो परवाना निर्गत होता है, और अगर भूदान की जमीन है तो भूदान वाला पर्चा निर्गत होता है। तो ऐसी अगर कोई भी पर्चा है आपके पास, ऐसा कोई भी पर्चा है जिसके आधार पे आप जमीन का दावा कर रहे हैं, तो उस पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा, आपका रसीद कटता होगा। पर्चा वाली जमीन के लिए कंपलसरी ये चीज है कि आपके नाम पर उसकी जमाबंदी कायम होनी चाहिए। ये चीज याद रख लीजिए। केवाला वाली जमीन और खतियान वाली जमीन का अगर आप रसीद नहीं कटाते हैं तब भी इस सर्वे में उसका खतियान बन जाएगा। लेकिन आपका जो पर्चा वाली जमीन है, जो सरकारी जमीन आपको दी गई है,
या जो वास्कित पर्चा वाली जमीन है, जो रैयती जमीन आपको दी गई है, इसका आपके नाम पर दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। अगर इसका